हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। तो इस बार की वीकली अपडेट में सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ। तो ये थर्ड वीकली क्लोज है जो 300 वीकली मूविंग एवरेज के हमको नीचे देखने को मिली। ऑल्दो अगर हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो बॉटम का ये ट्रेंड लाइन है ये अभी भी करंटली यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वन थिंग दैट आई एम लुकिंग एट इज कि ओवरऑल यहाँ पर 14 दिसंबर को एफओएमसी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे, तो पॉसिबली वो एक डेट हो सकती है जहाँ पर हमको बाउंस देखने को मिले बेस्ड ऑन अगर वो 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट यहाँ पर करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हमको बिटकॉइन को बाय करना चाहिए या हम अभी एंट्री लें कि नहीं लें। तो अगर आपको बिटकॉइन को बाय करना है तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेस्ट तरीका हमेशा ये है कि आप बाय करें व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट एंड यू ऑलवेज डॉलर कॉस्ट एवरेज। यू डोंट बाय जब प्राइस एकदम पंप करके ऊपर जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो हर कोई बाय कर रहा होता है। स्मार्ट मनी तब मूव इन करता है जब लोग सेल कर रहे होते हैं, बाय करने वाले कम होते हैं, और वो भी तब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लड है, मतलब देयर इज लॉट ऑफ पैनिक एंड धीरे धीरे वो सेल डाउन भी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिले। तो उस अकॉर्डिंग अभी जो प्रोबेबिलिटी इन एफटीएक्स का जो कोलैप्स है उस अकॉर्डिंग आई फील कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है 16,000 इज ऑल्सो गुड एरिया, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके आई थिंक एक बेटर एरिया जो रहेगा वो यहाँ पर 10 से लेके 15 का जो जोन है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट कि प्राइस या तो पॉसिबली अभी हो सकता है ये 14 तक थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर आके हल्का सा हमको बाउंस देखने को मिले, एंड उसके बाद जब थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया लोगों के अंदर कि येस वी आर गोइंग बैक टू द मून, फिर एक कोलैप्स आया जो एकदम से शॉक लेके यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में भी थोड़ा सा कुछ टाइम तक के लिए थोड़ा 10,000 के नीचे भी आया, लेकिन फटाफट बाउंस बैक करके स्टेबलाइज यहाँ पर 10 से 15 के बीच में यहाँ पर हो। और जब ऐसा होगा तो इस शॉक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कैपिटुलेशन में बाहर निकल जाएंगे, एंड जब सेल करने वाले ही कम हो जाएंगे, सिर्फ वही बचेंगे जो बोलेंगे कि अब तो जो बचा है ठीक है, हमको निकलना नहीं है, तो बस फिर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा एंड वेट करना है कि नए कैपिटल फ्लो इन करे। तो हर मार्केट का उसूल भी ये होता है कि बुल मार्केट में क्या होता है, सबके सब आते हैं देख के कि प्रॉफिट हर कोई कमा रहा है तो हम भी यहाँ पर बाय करें, और वो बाय करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं, लेकिन एक रीच आती है जहाँ पर वो बाइंग धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्लो डाउन उसका जाता है, और फिर लोग जो है सेल करना स्टार्ट करते हैं, और जब सेल करना स्टार्ट करते हैं तो वही लोग जिन्होंने बाय किया वो सेल डाउन में यहाँ पर पैनिक करके सेल करते हैं, जब बड़े शॉकिंग डंप उनको देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे उनका फेज जो है ब्रेक होता है, जैसी प्राइस नीचे आ जाती है, जैसे अभी 69 से लेके हम $16,000 पे आ गए हैं, तो वहीं पर फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जैसे बाइंग धीरे धीरे रुक जाती है एक टॉप पे आने के बाद, वैसी बॉटम में धीरे धीरे सेलिंग रुक जाती है, क्योंकि बेचने वाले इतने लोग बचे नहीं होते हैं, और फिर बस वेट करना होता है मार्केट में नए लोग आए। तो अगर आप इस चीज़ को समझ के उस अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेज करके 10 पार्ट्स 12 पार्ट्स जैसा भी आपको ठीक लगे, तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, एंड उसमें फिर अपना टारगेट जो है कम से कम 2024 लेट 2024 या 2025 तक का आप रखिए। लेकिन ये ध्यान रखिए जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें वो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाएगा, ऐसा पैसा मत लगाएगा जिस पे कभी भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आए या फिर आपके लिए पैनिक सिचुएशन बने। सेंसिबल इन्वेस्टमेंट वही होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, चाहे वॉलेटाइल और नहीं हो, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द राइट स्ट्रैटेजी। तो इस अकॉर्डिंग आप भी थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 14 दिसंबर तक क्या हमको प्राइस के अंदर जंप देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फाइनली एफओएमसी की जो मीटिंग है वो यहाँ पर हुई, एंड इतने टाइम से जो इंटरेस्ट रेट को राइज किया जा रहा था उसको लेके मीटिंग के अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि इस बार जो नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज करने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर वो इतना अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को राइज नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम राइज किया जाए। अगर ये होता है तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, एंड थोड़ा पॉजिटिव हमको प्राइस मूवमेंट जो है ओवरऑल मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगर अब आप देखोगे नेक्स्ट एफओएमसी की जो मीटिंग है वो 14 दिसंबर को है, तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट मूविंग ऑन दिसंबर मंथ भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, रिसेंटली एफटीएक्स का जो फॉल हुआ है और जो क्रिप्टो मार्केट में हमको प्राइस के अंदर डंप देखने को मिला है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर सेनेट ने एक लेटर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स को भेजा है जहां पर उन्होंने ये बोला है कि वो फिर से यहाँ पर रिकंसिडर करें कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि यूएस के अंदर लोग जो हैं वो अपने रिटायरमेंट प्रोडक्ट के अंदर बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ फिडेलिटी ने यहाँ पर चालू करी थी, तो उसको लेके वो बोल रहे हैं कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए, लुकिंग एट हाउ एवरीथिंग इज गोइंग एंड हाउ वॉलेटाइल द एसेट इज राइट नाउ। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, डिजिटल करेंसी ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है जेनेसिस की,
इट सीम्स कि वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ट्रबल के अंदर हो सकते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक वीडियो में कवर करा हुआ है कि कैसे अभी जेनेसिस के साथ जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आ रही है एंड इट कैन टर्न आउट टू बी समथिंग बिग, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट करना। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैरी सिल्बर्ट जो फाउंडर है डीसीजी के, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि डीसीजी ने अराउंड यहाँ पर 575 मिलियन बोरो किए थे जो ड्यू है मई 2023 के अंदर, और ये जो इन्होंने बोरो किया था ये जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल जो अभी करंटली ट्रबल के अंदर है उन्हीं से बोरो यहाँ पर किया था। साथ में यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि करंटली डिजिटल करेंसी ग्रुप अप्रॉक्सीमेटली $2.8 बिलियन के उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स अभी करंटली हैं। अगर देखेंगे एक ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर है एर्गो, उन्होंने ये फाउंड आउट किया कि ग्रेस्केल करंटली यहाँ पर 633,000 बिटकॉइन जो है उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके जो वॉलेट्स हैं वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे कि मतलब प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है शो करे कि एक्चुअल में जितने उनके पास BTC होने चाहिए क्या वो डिजिटल करेंसी ग्रुप के पास यहाँ पर हैं कि नहीं ग्रे स्केल को लेके। लेकिन उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो ग्रे स्केल के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो NDAs के अकॉर्डिंग हो सकता है इस कारण से वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रे स्केल ने ये बोला कि उनके जो BTC हैं वो खुद नहीं होल्ड करते हैं, वो कॉइनबेस की कस्टडी में उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो वॉलेट एड्रेस हैं वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब इसी चीज़ को लेकर CZ ने भी कॉइनबेस को अटैक किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि कॉइनबेस कस्टडी करंटली होल्ड करते हैं 635,000 बिटकॉइन जो ग्रे स्केल के यहाँ पर हैं। लेकिन एक दूसरा आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था जहाँ पर वो ये बता रहे थे कि कॉइनबेस के पास अभी करंटली सिर्फ 600,000 BTC हैं। ये 4 महीने पहले एक आर्टिकल आया था, तो ये CZ ने ट्वीट किया जस्ट टू से कि शायद कुछ हो सकता है यहाँ पर गड़बड़ है। लेकिन जब CZ ने ट्वीट किया उसके बाद ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर फाउंडर हैं कॉइनबेस के, उन्होंने ट्वीट किया कि करंटली कॉइनबेस जो है वो 2 मिलियन BTC जो अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन बन जाता है उतना ये करंटली होल्ड करते हैं, और उनके जो फाइनेंशियल्स हैं सारे के सारे पब्लिक है क्योंकि वो US के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसके बाद CZ ने अपना जो ट्वीट था इनिशियली रियलाइज करते हुए कि वो गलत ट्वीट है, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। बाकी अभी करंटली क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सारे के सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर दें। और प्रूफ ऑफ रिजर्व सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर उन्होंने शो कर दिया एक ऑडिट में कि कितना उनके पास क्रिप्टो है, क्योंकि किसी ऑडिट में भी किसी आप थर्ड पार्टी को यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे प्रूफ ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज दोनों के दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखने के लिए कि एक्सचेंज के पास सॉल्वेंसी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों के क्रिप्टो जो हैं वो दिखा तो रहे हैं कि हमारे पास है ऑडिट में, लेकिन किसी और को लोन कर रखे हैं। तो उसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी लाइबिलिटीज़ बनती है, कितने यूज़र के क्रिप्टो हैं और कितने उनके बैलेंस अभी करंटली ब्लॉकचेन के ऊपर वो होल्ड करते हैं, वो सबका सब डिस्क्लोज करें। एंड डिस्क्लोज भी जब करें तो सिर्फ अपना एक ऑडिट नहीं दिखाएं कि क्या नंबर्स हैं, एक्चुअल जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर शेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे बाहर के जो एक्सचेंजेस हैं वो ऑलरेडी इसको लेके स्टेप ले रहे हैं और एक प्रोसीजर बन रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने अभी तक इसके ऊपर एक तरह से चुप्पी रखी हुई है, कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है। सिर्फ CoinDCX हैं वेयर दे हैव कम फॉरवर्ड एंड वो पब्लिकली अपने जो एड्रेसेस हैं उनको शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है कि इंडिया के अंदर बाकी एक्सचेंजेस वो ट्रांसपेरेंसी को अगर इतना सपोर्ट करते हैं तो अपने वॉलेट एड्रेसेस और ये सारी डिटेल जो है पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये क्यों बोल रहे हैं कि ऑडिट को आप ट्रस्ट करो, क्योंकि ऑडिट इज समथिंग जो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ कोई थर्ड पार्टी, आपको क्या पता कल को वो ऑडिट जो है वो गलत निकल जाए या कोई डिस्क्रिपेंसी उसके ऊपर हो। तो अगर क्रिप्टो पूरा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी लाने से डर क्यों रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी हमारी भी रिक्वेस्ट है और आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए कि सारे एक्सचेंजेस जो हैं अपने वॉलेट एड्रेस और ये लाइबिलिटीज एसेट्स जो भी क्रिप्टो वो होल्ड करते हैं वो सबका सब डिस्क्लोज करें, ताकि लोगों का जो फेथ है वो उनके ऊपर आए। नहीं तो डरने की थोड़ी सी सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकती है, बिकॉज वी डोंट नो एक्सचेंजेस की करंट सिचुएशन क्या है जब तक वो ये सारी चीज़ें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंसी की बात करिए तो काफ़ी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज करें कि करंटली वो कितने एसेट्स होल्ड करते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन करंटली अभी इंडिया में अगर आप देखेंगे ये डिस्क्लोज होना बाकी है, तो वी होप आने वाले टाइम पे इंडियन एक्सचेंजेस भी ये स्टेप लें और इनको डिस्क्लोज करें। सिर्फ ये नहीं बोले कि हमारे थर्ड पार्टी ऑडिट आप देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, CZ ने यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर 1% TDS एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का वॉल्यूम जो है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है। इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो बढ़ सकता है वो अच्छा नहीं है। तो इन अ वे अगर देखा जाए इंडिया में क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट अभी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, FTX का सागा अभी भी करंटली चल रहा है और कोई भी अभी इमीडिएट एक्शन जो है हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन रिसेंटली ये पता चला कि यहाँ पर SBF ने बहामास में और ट्रेड्स के लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर परचेज करी, ऑलमोस्ट 19 प्रॉपर्टीज़ विच इज़ वर्थ $121 मिलियन। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो पेंट हाउस उन्होंने खरीदा था वो था $30 मिलियन का, जो एल्बनी रिजॉर्ट बहामास के अंदर यहाँ पर है। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उनका भी ये बोलना है कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंट्रोल चाहिए बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस के ऊपर, स्पेशली अभी जो FTX का कोलैप्स हुआ है उसके बाद। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फॉल कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप DeFi को देखेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई TVL पे अराउंड $181 बिलियन पे थे,
आज की डेट में DeFi के अंदर $43 बिलियन हैं, जिसमें रिलेटिवली $183 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो लोगों ने यहाँ पर निकाल लिए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो एक काफ़ी अच्छा आइडिया देता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वर्सेस DeFi थोड़ा बेटर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर अगर आप FTX को देखेंगे तो वो तो $6 बिलियन वर्थ ऑफ विड्रॉल को ही सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, और DeFi के अंदर इट्स स्टिल वर्किंग। बाकी नेक्स्ट मूविंग हम INED की बात करेंगे, जो एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस बना रहे हैं। उनकी अपडेट्स में अगर हम बात करेंगे तो इस बार INED मेवा अवार्ड्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और साथ में INED अपने यहाँ पर स्पीच भी देंगे इन्वेस्टर्स और एम्बेसडर्स को। साथ में अभी करंटली INED का जो टेस्टनेट है वो चल रहा है, तो अगर आप चाहें उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें भी और हाई इंसेंटिव्स जो हैं वो आने वाले टाइम पे वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली INED का हमारा वीडियो जो है उसको भी चेकआउट करना, और इनका टेस्टनेट जो है उसके अंदर भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो गाइस, ये हो गई इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो आपको क्या पता है कि FTX के कोलैप्स के पीछे हाथ यहाँ पर एक तरह से कॉइनडेस्क का है, जिन्होंने इनिशियली यहाँ पर एक आर्टिकल को पब्लिश किया था बताते हुए कि उनके जो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो वो होल्ड करते हैं लाइबिलिटीज़ के वर्सेस इट डजंट मैच अप, एंड इन दी एंड उसी के कारण यहाँ पर हमको मार्केट में पैनिक देखने को मिला, लोगों ने क्रिप्टो विड्रॉ करने चालू करे, इन दी एंड FTX कोलैप्स। और फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि कॉइनडेस्क यहाँ पर चाइल्ड कंपनी है DCG की, डिजिटल करेंसी ग्रुप, एंड डिजिटल करेंसी ग्रुप खुद है जो यहाँ पर जेनेसिस को ओन करती है, और जेनेसिस जिनका यहाँ पर एक्सपोजर था FTX के अंदर। तो कॉइनडेस्क ने इन दी एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को ही, अपनी पेरेंट कंपनी को यहाँ पर हर्ट कर दिया। तो ये हो गया फन फैक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो गाइस, ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।